बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौहर अहमद। नाज़रीन, हम फिजिकली 2025 में दाखिल हो गए हैं, लेकिन अगर डिजिटली देखा जाए तो अभी भी लिखा आ रहा होगा कि लोडिंग 2025 इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में हम इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के साथ 2025 में दाखिल हुए हैं, जो कि इंतहाई अहम ज़रूरत है। इस दौर की पूरी दुनिया डिजिटल इकॉनमी की तरफ चली गई है। हर काम हमारा डिजिटल तरीके से होता है। आप देख लें अपनी कॉल्स, कम्युनिकेशन का तरीका, तिजारत का तरीका, कोई भी चीज़ आप देख लें वो डिजिटल दौर के अंदर दाखिल हो गई है। 2025 सबको मुबारक हो, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। अब 2025 के लिए हुकूमत ने अपने लिए बहुत से प्लान्स सामने रखे हैं। उनमें से एक अहम प्लान उड़ान पाकिस्तान का प्लान है। इसके हवाले से बहुत से दावे किए गए हैं और बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं। इसमें तकरीबन जो पॉइंट्स सामने आए हैं वो 5 पॉइंट्स हैं जिन पर हुकूमत फोकस करने जा रही है। एक उसमें यह है कि एक्सपोर्ट बेहतर करना है, एक डिजिटल इनकलाब लाना है, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कुछ अच्छे इकदाम करने हैं, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है, एक्टिविटी पर मबनी माशरे की तामीर करनी है। अब आप एक तो ये हैं जो तमाम तर उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अब बुनियादी तौर पर हम जरा कुछ वो सिचुएशन देखते हैं जो ग्राउंड सिचुएशन जिसको कहा जाता है। इंटरनेट स्पीड कम है, गैस मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आप खित्ते के अंदर सबसे महंगी दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर प्रोडक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि महंगी बिजली खरीद कर जब कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो फिर वो भी उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी और फिर आप पूरी दुनिया में उसके रेट का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। फिर पीने का साफ पानी, कुछ ऐसे बल्कि काफ़ी ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पर सिंध के अंदर, जहाँ पर पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। ग्राउंड्स आप नहीं बना रहे यूथ के लिए। अमन व अमान को बेहतर करने की जानिब कदम उठाए गए हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है। अपने पैनलिस्ट की जानिब जाएंगे और ग्राउंड रियलिटीज़ और ये जो उम्मीदें हमने इस साल से और अगले 5 साल के लिए उड़ान पाकिस्तान प्रोजेक्ट से जो वाबस्ता की हैं, इनकी हकीकत जानेंगे। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, उड़ान पाकिस्तान 5 साला एक मंसूबा जिसके हवाले से हुकूमत पुरुम्मीद है कि इस मंसूबे से एक ऐसी तब्दीली रूनुमा होगी जिससे पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलों में दाखिल हो जाएगा। तो कितनी हकीकत होगी इसमें और क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं इसमें? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। देखिए, 5 साला मंसूबे पहले भी बनते रहे और उनका हशर वही हुआ कि वो आर्काइव्स का हिस्सा बने। ये कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस प्लान है और इसमें कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो मेरे और हम सब के ख्वाब हैं। मिसाल के तौर पे कि 2035 तक हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो इकॉनमी है, वो $1 ट्रिलियन हो जाएगी। यानी अब से तकरीबन 3 या 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। 2035, 2005 साला मंसूबा, फिर 2035, फिर 2039 की बात भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर तो शहबाज शरीफ साहब की ये हुकूमत अगले 15 साल तक कम से कम रहती है तो हम उनसे ये कह सकते हैं कि जी ये जो आपने प्लान बनाया है, ये बता दीजिएगा कि ये इतना मुतजाद यानी चीज़ों के साथ बना हुआ प्लान है कि आपसे हम क्या ये भी पूछें, ये भी पूछें, ये भी पूछें। लेकिन ज़ौक सूरत हाल ये है कि मैं ये सवाल या हम ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी हुकूमत कब तक रहती है और जो नई हुकूमत आएगी वो कितनी देर लगाएगी इसको चेंज करते हुए और कहेगी चूंकि ये पिछली हुकूमत का है लिहाजा इसमें ये फ्लॉज हैं, ये इसमें कमी रह गई है, तो हम एक नए प्लान के साथ है। देखिए, प्लान बनाने से चीज़ें ठीक नहीं होती, फ़कत चेहरे बदलने से तो तब्दीली नहीं आती, फ़कत मंजर बदलने से ये पस मंजर नहीं जाता। मुझे ये बताइए, ये प्लान जो भी बना है, आपने उसकी डिटेल बताई है, इसको इंप्लीमेंट किसने करना है? इसको इंप्लीमेंट उन लोगों ने करना है जिनकी कल आपने पेंशन काट दी है। इसको इंप्लीमेंट उन लोगों ने करना है जिनमें के बड़े बड़े इल्जामात हैं उनके कि रिश्वत लेते हैं, और ये सरकारी मुलाजमों की बात कर रहा हूं। उनसे आप छीनते जा रहे हैं और उनसे तवक्को कर रहे हैं कि वो ये प्लान आपका इंप्लीमेंट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर का कहीं जिक्र नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जिसने कि असल में आपकी इकोनॉमी का साथ देना है और इस उड़ान पाकिस्तान में आपका यानी हिस्सेदार बनना है, उसके बारे में क्या है। अब क्विकली आपको बताऊंगा कि इसमें जो बड़े बड़े तजादात मैंने देखे हैं ना, वो बता देते हैं। देखिए, और इसमें आपको याद रहे कि इस हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये जब से आई है उस वक्त को अगर सामने रखें
और सूरत हाल इस वक्त की देखें और फिर देखें कि 5 साल में क्या ये मुमकिन है कि नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक्सपोर्ट्स आपने बढ़ा देनी है, पता नहीं कितनी करके 10 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, ये कैसे आएगी? आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो आप अपने बिजनेसमैनों से पूछ लिए कि प्रोडक्शन का यानी आपकी कॉस्ट कितनी बनती है। बिजली की कीमतें अगर आप बढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से आप कंपीट करेंगे? क्या कोई तरीका वारदात है ऐसा? आप कहते हैं जी आईटी की हमारी 1 बिलियन की हो जाएगी आपकी इंडस्ट्री। ये जो गी है ना भाई, 1 बिलियन की डॉलर की आपकी है, तो यहां पे तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा। दुनिया नहीं आपको देख रही कि ये कहां से हम ये चीजें एक्सपोर्ट करें का इंपोर्ट करें कि ये लोगों के पास तो खुद इंटरनेट नहीं है। आगे चलिए, सियासी गैर यकीनी मौजूद है, तो क्या इस प्लान में ये शामिल है कहीं पे कि ये सियासी गैर यकीनी खत्म की जाएगी? लोगों का एतमाद जो है, जो कि बड़ा जरूरी होता है, हुकूमत वक्त पे होगा ताकि वो इसमें हिस्सा ले डालें। देखिए ना, सिर्फ कैबिनेट ने तो ये सारा नहीं करना ना। अच्छा, पॉलिसियों का तसलसल हमारा सबसे बड़ा मसले में से एक मसला कि आप एक पॉलिसी बनाते हैं, सड़क बन गई है जी, अगली हुकूमत आएगी सड़क खोदे जी, नहीं बनाई जी, कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सिर्फ एक शोबा है, आपने बताया ना, एक्सपोर्ट्स हैं, आईटी है। क्लाइमेट चेंज का देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज में आप कह रहे हैं जी कि फलाना फलाना करेंगे। मुझे ये बताइए, कोई फेडरल सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री में जाने को तैयार नहीं है। एज वी स्पीक ये आपकी मिनिस्ट्री बगैर एक फेडरल सेक्रेटरी के चल रही है। तो ये तजादात जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बस कागजी कार्रवाई यानी किस्म की चीज। हकीकी रिफॉर्म्स की जरूरत है ज़ौक, और उसके लिए प्लानिंग के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन की भी जरूरत होती है। आखिरी बात इस वक्त की जी, आपने प्लान बना लिया, आपने अनाउंस कर दिया, अब इसको आपने करना है और इसके बाद जो सूरत हाल है आवाम को आपने जवाब देना है। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी 5 साला मंसूबे का या इस किस्म के यानी प्लान का किसी ने बाद में हिसाब लिया हो। तो अल्लाह करे कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल हैं, जो हुकूमत वक्त है, अगले इलेक्शन आए तो हमारी आवाम पूछे इनसे, आपने वो उड़ान पाकिस्तान था तो क्या पाकिस्तान ने उड़ान भरी? क्या ये सारा कुछ हुआ या इसका कम से कम 10% भी हुआ? मुझसे पूछेंगे, मेरे नजदीक दुआ मेरी ये अल्लाह करे कामयाब हो, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। लेकिन जो शवाहिद हैं, जो कराइन हैं, वो ये बताते हैं कि ये इस बुरी तरह से फेल होगा ये प्लान, और आप भी देखेंगे और जिंदगी रही तो हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। नजम साकिब साहब ने बात की, राव साहब, के पूछा जाए, और अमूमन जमहूरी हुकूमतों का मकसद भी यही होता है कि जब एक हुकूमत जाए तो जब वो अगले इलेक्शन में जाए तो वो बता सके कि उसकी कारकर्दगी क्या रही। हमारे यहाँ बदकिस्मती से राव साहब, मुझे ये लगता है, आप बताइएगा कि इसमें कितनी हकीकत है, कि जब इलेक्शन में जाते हैं तो बयानियां बिल्कुल तब्दील हो जाता है। जो हुकूमत जाती है वो अपने आप को इतनी मजलूम साबित करती है और बताती है कि उसके साथ किस किस इदारे ने कितने जुल्म किए। तो इस किस्म की प्रोजेक्ट्स तो बहुत पीछे बात रह जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब आप हुकूमत से जाते हैं तो फिर इलेक्शन में जाते हैं, तो एहतसाब की कह लें कि एक ज़िम्मेदारी या बुनियादी अमल तो वोटिंग के ज़रिए होता है, इंतखाबात के ज़रिए होता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि नैब और FIA के ज़रिए एहतसाब किया जाता है, बजाय इसके कि अवाम को मौका दिया जाए कि वो अपने जो भी लीडरान उनके मुंतखब थे लोग, उनका एहतसाब कर सके या बता सके कि जी आपने कारकर्दगी कैसी दिखाई है। तो ये बहुत एक बुनियादी मसला है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से जो अकाउंटेबिलिटी, और फिर उसके बाद वो जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसमें भी 2-4 साल धक्के खाने के बाद वो फिर दोबारा से मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं और उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता। अवाम के एहतसाब का डर उनको नहीं रहता। और अब तो फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद तो बहुत ही कह लें कि वो राव साहब, ख्वाब देखना तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अब हुकूमत अगर एक ख्वाब देख रही है और बता रही है कि अगर हम 5 साल रहे तो हम उड़ान पाकिस्तान जैसा मंसूबा लागू कर देंगे, तो वो बता रहे हैं कि 5 साल अगर हम रहे तो क्या कुछ। अच्छा, ये हुकूमत का ख्वाब नहीं है ये, एक तो मैं ये आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दूं, क्योंकि ये तीसरा ख्वाब है एहसन इकबाल साहब का। एहसन इकबाल साहब ने 1998 में ख्वाब देखा, 2010 विजन दिया उन्होंने,
और उसके 1 साल बाद हुकूमत चली गई, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। फिर उन्होंने 2014 में यही ख्वाब देखा, विजन 2025 दिया, फिर 1 साल बाद हुकूमत चली गई, 1-1.5 साल बाद। तो 2 दफ़ा तो ये हुआ है। इस दफ़ा उन्होंने 10 की बजाय 5 साल कर दिया उस मंसूबे को। अब देखें कि 6 महीने बाद हुकूमत जाती है या 2 साल बाद हुकूमत जाती है, तो उस तनासुब से अगर हम देखें तो ये, और उन्होंने इस लॉन्चिंग के मौके पे ये बात खुद की है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स का भी हवाला दिया है, और उन्होंने खुद कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिसी में तब्दीली और कंटिन्यूटी ना होने की वजह से ये दोनों विजन जो उनके थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो अब ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई है? ना तो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से कोई तब्दीली आई है मेरा ख्याल है, ना हुकूमतों का मिजाज बदला है कि जो आती है वो पिछले वालों को सारी पॉलिसी उड़ा के फेंक देती है। कंटिन्यूटी का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद जो टारगेट रखे गए 5E को कहा गया है। अब 5E में आप एक एक करके सिर्फ जब नाम पढ़ते हैं ना, एक्सपोर्ट, पाकिस्तान, एनवायरनमेंट एंड फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी, एथिक्स एंड एम्पावरमेंट, तो आपका हादसा निकल जाता है। अब मुझे बताएं इसमें आप एक्सपोर्ट में कैसे compete करेंगे, जबकि आप EU के साथ भी मत्था लगा के बैठे हुए, यूएस के साथ आपका अलग मसला चल रहा है। मेन 2 आपके सबसे बड़े जो है जो इंपोर्ट करते हैं आपकी चीज़ें। उसके बाद आप एनवायरनमेंट, पाकिस्तान, सुभान अल्लाह, फायरवॉल, इंटरनेट के मसाइल और बाकी चीज़ें और पता नहीं क्या क्या कुछ है उसमें, तो हम किस तरह उस पर आप किस तरह से उम्मीद रखेंगे। फिर एनवायरनमेंट एंड जो आपका फूड एंड वाटर सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर आपको इस दफ़ा पता है गंदम आपकी कितनी कम होने जा रही है? किसी ने तवज्जो दी इसके ऊपर कि आप पिछले साल जो किसानों के साथ आपने किया है, इस दफ़ा उन्होंने उस तरह से गंदम नहीं बीजी, तो आप उससे आप फूड सिक्योरिटी का 5 साल का मंसूबा बनाया। 5 महीने तो पिछले देख लेते कि आपने किया क्या उसके साथ, और आगे 5 महीने क्या होना है। आपने फिर इंपोर्ट कर दिया है, फिर स्कैंडल बनेंगे जैसे काकड़ साहब का बना था, अब फिर मसले मसाइल वो एक नए सिरे से शुरू हो जाएंगे। इससे एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा कंट्रोल हमारा तो नहीं है, यकीनन दूसरे मुल्कों की तरफ से हो रहा है, लेकिन हमें जो कार्बन क्रेडिट के तौर पे जो चीज़ें लेनी चाहिए, जो फ्लड के बाद सूरत हाल है, हमने आज तक कोई मंसूबा नहीं दे सके कि हम उनको कहें कि भाईजान ये मंसूबे हमारे, आप इस पर हमें पैसे दें इसके लिए। वो बार बार आपसे पूछते हैं जब भी आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो हम नहीं काम कर सके। फिर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज को अगर कहते हैं तो वेल एंड गुड, जबकि आपके यहाँ जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स थे, चाइना बेचारा रो रो के रह गया कि आप बनाएं ताकि हम भी कोई इंडस्ट्री लगाएं और काम करें, वो आपने आज तक उस पर कोई काम नहीं किया। आपकी प्रॉपर वहाँ पे अप्रोच के हवाले से, जोन्स के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, गैस के हवाले से, वो सारी चीज़ें वो तो आपने कुछ नहीं की। एनर्जी का आपके जो सूरत हाल है, जो उसका रेट है, जो है आखिरी चीज़ है, वो सबसे मज़ेदार है। इक्विटी कैसी, ये मसावत कैसी होगी, और एथिक्स, कौन से अखलाकियात जो हमने सूरत हाल देखी है साल 1.5-2 साल में, जिस तरह से लोगों के साथ हुआ है, पुलिस गर्दी हुई है जो। उसके बाद आप एम्पावरमेंट किसकी करनी है आपने? अवाम तो वोट देती है तो उसको पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया वोट उसका, तो किस तरह से आप ये सारे मामला करेंगे? मसला ये है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर को जफ्फा डाल के बैठे हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन आप नहीं कर रहे, प्राइवेट सेक्टर को आप प्रमोट नहीं कर रहे। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वाले आपको कहते हैं हमें बताएं भाईजान क्या करना है, आप उनको बताते हैं हमारे पास यूथ बल जाए, हमारे रेट्स कम है मजदूरों के, हमारा ये हमारा वो है, प्रोजेक्ट आपके पास कोई नहीं। प्राइवेट सेक्टर को आप खुल के काम नहीं करने दे रहे, प्राइवेट सेक्टर लोकली भी खराब हो रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर उसके साथ अगर मिलकर करेगा तो कैसे वो उसको कन्विंस करेगा कि हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करें? तो ये सारी चीज़ें आप सामने रखते हुए चैलेंजेस जो है इस वक्त, ये ठीक है आप मंसूबे बना लें, नाम रख दें, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन दे दें, लेकिन हकीकतन आपको पहले अपना देखना चाहिए कि क्या आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी हम उस स्टेज में नहीं है कि हम इसको इवन प्लान भी कर सके, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट तो बात की बात है। साकिब बशीर साहब, बुनियादी मसाइल का बार बार जिक्र किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि ये जो उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा, जब मैंने भी सुना तो मुझे एक गैप नज़र आया कि जो कुछ कहा जा रहा है और जो ग्राउंड सिचुएशन हम देखते हैं, लोगों से जब मिलते हैं या हम जो खुद फेस कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, तो इसके अंदर एक गैप है। तो क्या ये गैप हुकूमत ने नहीं सोचा, या अगर सोचा है तो किस तरह उसको कवर अप करना है बुनियादी मसाइल का, ताकि ये हासिल कर सकें जो दावा किया गया? एक तो जो ये मंसूबा बनाया गया है, इसमें बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पहले नहीं किया इन्होंने।
तो उसको समझने के लिए, देखने के लिए तो मेरे ख्याल में हमें 2 साल में जो गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इकदाम किए या करने की कोशिश की, क्या वो किसी नहज पर तब पहुंच सके हैं? आप नजकारी को ले लें, ये जब से गवर्नमेंट में आए हैं तब से लेकर अब तक ये हम सुनते आ रहे हैं कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनमें ओवरबर्डन है। वहाँ पे मतलब अब जो ज़माना तब्दील हो गया है, अब PIA की नजकारी और बहुत सारे इदारे हैं जो गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा बोझ भी हैं। उनको कैसे हैंडल करना है? आपने PIA की नजकारी करने की कोशिश की और आप नाकाम हो गए। एक काम जो करना था आपने बेहतरी के लिए, वो आप नहीं कर सके। पिछले ये 1.5-2 साल की ये कारकर्दगी है। इसके अलावा भी आप देखें कि जो दूसरा बड़ा काम है वो ये है कि ये सब कुछ करने के लिए आपको मुल्क में इस्तेकाम जरूरी है। इस्तेकाम के लिए आपको एक तो पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड रखना जरूरी है। फिर सबसे बड़ी जो बात होती है कि मैंडेट, अलग अगरचे इसका डायरेक्टली इसके साथ ताल्लुक उस तरह नहीं बनता, लेकिन जो गवर्नमेंट हाजिर है उसने अपना एक प्लान बना दिया और उसने कोशिश कर रही है कि चले मईशत बेहतर हो। लेकिन आपके पास जब मैंडेट में भी मसाइल हों, आपके पास उस तरह का मैंडेट ना हो, तो फिर भी आपको इस किस्म के इकदामात या इस किस्म के मंसूबे आगे बढ़ाने में हर मोड़ पे आपके लिए जो है मुश्किलात खड़ी होंगी। फिर जो सियासी इस्तेहकाम की बात की, उसके साथ हर चीज़ जुड़ी हुई है कि आपका बाहर से जो इन्वेस्टर है, आप कोशिश कर रहे हैं कि जो बैरूनी सरमायाकारी है वो यहाँ पे आए। तो यहाँ पे अगर इस्तेहकाम नहीं होगा तो वो कैसे आएंगे? तो एक पॉलिटिकल पार्टी है PTI, उसके साथ अभी चले अच्छी बात है कि गवर्नमेंट बैठी है, लेकिन एक लॉन्ग रन मेरा यह ख्याल है कि जिस तरह मिसाके जमहूरियत हुआ था, इसी तरह का मिसाके मईशत करने की जरूरत है। अब कोई माने या ना माने वो अलग बात है। 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है या शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह स्पीच की थी और इमरान खान साहब को ये ऑफर की थी कि आए हम मिसाके मईशत करते हैं और आगे बढ़ते हैं और मुल्क के लिए सोचते हैं। वो उन्होंने बात किस लिहाज से की, लेकिन की थी। अब भी वो ये बात कर रहे हैं। अब बेशक किसी को थोड़ा 2 कदम पीछे हटना पड़े या मुल्क की खातर अपनी जो पॉलिसीज हैं उनमें तब्दीली करनी पड़े, जब तक कि इस किस्म का कोई मिसाक नहीं होगा पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, जब तक कि एक रेड लाइन ड्रॉ नहीं होगी कि जहां पे मुल्क को नुकसान हो, तब तक मेरे ख्याल में चीजें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। और उसकी वजह यह है कि अच्छा प्लान है, ठीक है, उनकी नीयत पे आप कह सकते हैं कि चले ठीक है, उन्होंने कोशिश की है कि पहले जब आए वो 2022 में, तो उन्होंने IMF के पास गए, उन्होंने सख्त जो शराइत थी वो मानी, जिसकी वजह से उनको पब्लिक में, क्योंकि महंगाई आ गई, हर चीज जो है महंगी होगी और बहुत ज्यादा पब्लिक जो सेंटीमेंट्स थे उनके खिलाफ गए, लेकिन मुश्किल फैसले उन्होंने किए, मुल्क के लिए किए। अब जो है वो इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी यही है कि आप जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर आए। और एक बात मैं जरूर करूंगा, जो टीम है कि इस किस्म का प्रोजेक्ट जो है, आपने कौन सी टीम होगी जो उसको इंप्लीमेंट करेगी। तो मजमूई तौर पर एक बुनियादी फैक्टर हमें समझ आया, इसमें सियासी इस्तेहकाम होना बहुत जरूरी है। उसके हवाले से हमने देखा कि 2025 के अंदर आगाज के अंदर ही कल हुकूमत और अपोजिशन बैठी, उसका क्या नतीजा निकला और आगे इन मुज़ाकरात के तीसरे दौर में क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल हुआ और कल उम्मीद थी कि शायद हमें किसी किस्म की पेशरफ्त नज़र आती। ये जो खबरें सामने आई, जिस किस्म के बयानात सामने आए, ये तो मैं अपने तज्ज़ियाकारों से जानूंगा कि क्या ये पेशरफ्त के ज़ुमरे में आते हैं कि नहीं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ हमें सामने नज़र आई वो यही नज़र आई कि जो हमने जब कमेटी बैठी पहली दफ़ा, तो जो मामला तब थे हमें कल भी वही नज़र आए, वही 2 मुतालबात हमें नज़र आए, जिसके अंदर से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, एक मुतालबा ये है कि जो सियासी कैदी मौजूद हैं उनको रिहा किया जाए जेलों के अंदर। अब रिटर्न तौर पर ये भी सामने नहीं आए। फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करनी है और अगली मीटिंग पे अब ये बात चली गई है
कि फिर वो रिटर्न मुतालबात सामने लेकर आएंगे। हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि ये तीनों को बैठना चाहिए, इमरान खान को, आसिफ अली जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को। तो अब राजा परवेज़ अशरफ साहब का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वक्त आने पर जरदारी, नवाज और इमरान बैठ भी सकते हैं। तो ये दोनों पार्टियां तो तैयार हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान भी क्या तैयार होंगे इनके साथ बैठने के लिए, या सिर्फ वो कुछ शराइत मुज़ाकरात के हवाले से रखेंगे और हुकूमत के साथ किसी भी किस्म का इसके अलावा इत्तेहाद नहीं चाहेंगे? इस पर बात करेंगे। राव खालिद साहब, कुछ ज़्यादा पेशरफ्त नज़र नहीं आई इन अब तक के मुज़ाकरात के अंदर, और वही सूरत हाल हमें अब अगली मीटिंग तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या कोई रिटर्न मुतालबात आते हैं, फिर हुकूमत उस पर टाइम लेगी। तो अभी तक तो जहाँ पर चीज़ मौजूद थी या जो डेडलॉक था वहाँ पर ही है, या कोई पेशरफ्त आपको नज़र आई है? देखिए, पेशरफ्त बहुत कह ले कि ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है बड़ी हौसला अफजा है मेरे हिसाब से। आप पहले तो पार्टीज़ को देख लेना, पार्टीज़ कौन सी हैं। एक है अपोजिशन जो हुकूमत की दावेदार है, इक़्तिदार की दावेदार है, और उसकी हमायत में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो, लोकल रिपोर्ट्स हो, ओवरऑल इन्वायरमेंट हो, इवन हुकूमत के लोग भी प्राइवेटली एडमिट करते हैं कि यार हक तो इन्हीं का बनता था हुकूमत करने का, तो हम तो बस आ गए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी तरफ हुकूमत है जिसको ये इदराक है कि ये हकदार यही थे, हम कब्जा करके बैठे हुए हैं या जैसे भी बैठे हुए हैं। तो वो सिचुएशन दोनों तरफ से एक कह ले कि इस एंग्जाइटी वाली है, कोई रिलैक्स इन्वायरमेंट नहीं है जिसमें ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और ये हुकूमत के लोग बारहा कह चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर होंगे तो हम अंदर होंगे, तो इक़्तिदार भी जाएगा और हम जेलों में भी होंगे। तो इस किस्म की सिचुएशन में बड़ी मुश्किल से ये एक आइस ब्रेक हुई है कि कम अज़ कम दोनों फरीक बैठने के तैयार हुए हैं। हुकूमत की तरफ से तकरीबन जो भी हुकूमती इत्तेहादी पार्टियाँ, वो सारी रिप्रेजेंटेशन उनकी है, इसी तरह अपोजिशन की भी जो PTI के इत्तेहादी हैं वो उसमें मौजूद हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन उनकी हो रही है। दूसरा, ये जब मुज़ाकरात हुए हैं अभी, तो उसमें जो कल की ख़ास तौर पे जो बात है, उसके बाद मैंने देखा है कि किसी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे बदमज़गी पैदा हो या मुज़ाकरात को सबटाज करने की कोई एफर्ट हो। हालांकि बाहर से आवाज़ें आ रही है, ख्वाजा आसिफ साहब हों, जावेद लतीफ़ साहब हों, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं वो थोड़ा सा परेशान है या कह लें कि कंसर्नड है कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं कोई हमारे साथ को हाथ ना हो जाए, कुछ किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन बहुत, मेरा ख्याल है कि हौसला अफजा है, एक उम्मीद बंदी है, पॉजिटिव तकरीबन अभी तक वाइब्स आ रही हैं सारी। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट, इमरान खान साहब तो आपको पता है जब बयान देते हैं तो फिर वो सब कुछ डाल देते हैं, बेजा करा देते हैं। उनकी तरफ से भी कोई बहुत खौफनाक किस्म का बयान नहीं आया या सबोटाज करने वाला बयान नहीं है अभी तक। काफ़ी यानी बेहतरी रिस्पॉन्स आ रहा है उधर से भी। तो इसमें जो मुतालबात की जहाँ तक बात है वो है, एक तो जुडिशल कमीशन है, 26 नवंबर और 9 मई की बात कर रहे हैं वो। दूसरा वो कर रहे हैं जो सियासी कैदियों की रिहाई का, जिसमें अभी गवर्नमेंट आप कह लें कि जुडिशल कस्टडी में है या गवर्नमेंट की कस्टडी, वो हुकूमत की कस्टडी में है जो लोग, और हुकूमत उस पर उनको फैसिलिटेट कर सकती है, अदालतों में बयान दे सकती है। बहुत से ऐसे हैं जो पुलिस जिनको मुकदमे का अखराज भी कर सकती है या जमानत के लिए कम से कम फैसिलिटेट कर सकती है। ये दो ऐसे मुतालबे हैं जो हुकूमत जिसको मान भी सकती है और इम्प्लीमेंट भी कर सकती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बैठ के तय कर ले। बाकी चीज़ें PTI खुद पीछे हट गई है, वो अदलिया से मुतल्लिक है, जिसमें इंतखाबी धांधली का मसला है, जिसमें ट्रिब्यूनल्स का मसला है, जिसमें मखसूस नशिस्तों का मसला है। वो सारा वो सुप्रीम कोर्ट पे ज़ाहिर है उनकी डिपेंडेंसी सारी उसके ऊपर हो रही है। जो ओवरऑल सूरत हाल है, मुल्क की माशी सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम की बात है, महंगाई बेरोज़गारी में अवाम जिस नहज पे हैं उसमें अगर नाउमीदी बढ़ती है तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। मेरा ख्याल है ये इदराक दोनों साइड्स को शायद थोड़ा बहुत हुआ है और इस मामले को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसमें जो ज़ौक़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से वो ये है कि इनको ये तय करना है कि हुक्मरान हो चाहे अपोजिशन हो, कि उन्होंने बैसाखियों पर चलना है या आवाम के सहारे चलना है। ये बहुत बुनियादी नुक्ता है। इस पे अगर वो अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट कर लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में ले आते हैं और रियलाइज कर लेते हैं इस बात को, तो मेरा ख्याल है फिर रास्ते खुल जाएंगे, फिर आगे मामला चल पड़ेगा। हुकूमत को पता है जी, उनके लिए इस सूरत में 5 साल अगर वो पूरे करते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल पहले ही कम हो चुका है, बिल्कुल फारिग हो जाएगा।
और अपोजिशन को भी पता है कि अगर उनको 4-5 साल बाहर रखा जाता है तो उनके लिए भी सस्टेन करना उस पॉपुलैरिटी को जो उनके पास इस वक्त है वो बहुत मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है ये रियलाइजेशन दोनों तरफ है, उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर सूरत हाल पैदा होगी। क्योंकि नजम साकिब साहब, बात तो पॉपुलैरिटी की है। एक तरफ कहा जाता है कि हमारे लिए बहुत पॉपुलर है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हुआ कुछ नहीं है। अब ये दो मुतालबात हुकूमत के पास ही हैं। जुडिशल कमीशन भी हुकूमत बना सकती है, और अगर जिस तरह राव साहब ने कहा कि वो सियासी कैदियों को या जिस तरह भी अदालतों में जाकर वो बयान दे सकते हैं, हुकूमत के क्या मुतालबात हो सकते हैं तरीके इंसाफ से, ये भी हमें बताइएगा ज़रा, आपको क्या लगता है? हुकूमत तो बड़ी खुश है ज़ौक, उनके क्या मुतालबात हैं? उनको साफ नज़र आ रहा है कि जो भी इन्होंने मांगना है हमने नहीं देना। याद रखिएगा कि पीटीआई के जो ज़ख्म है ना, वो हुकूमत भरने के काबिल ही नहीं है। थोड़ी सी मरहम पट्टी कर सकती है, और वो उनको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने एक एक छोटी छोटी चीज़ें मानती रहनी है। जहाँ तक बड़ी चीज़ों की बात है, खान को तो हुकूमत रिहा कर ही नहीं सकती, उसमें तो सबसे पहले अदालतें आती हैं। जुडिशल कमीशन बनाने का उनका वो है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बनाएंगे, 9 मई का फैसला होगा, खान बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद असीरान की रिहाई जो है, ये जो हमारे 9 मई के हुए हैं ना, 19 लोग रिहा हुए हैं, इसके बारे में भी हुकूमत कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि ये मुज़ाकरात का नतीजा है। मेरे नज़दीक ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि इनके साथ वैसे ही रहम की अपील उन्होंने की, वो कबूल हो गई, और वो दो साल जिनकी सजाएं थी वो तो पूरी होने वाली थी, वो वैसे भी पूरी होने वाली थी। ठीक कह रहे हैं आप। तो उसमें इसका कोई आपस में ताल्लुक बनता नहीं, कनेक्शन कोई नहीं है। देखिए, पीटीआई को अगर कोई इस वक्त मशवरा दे सकता है ना, मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब ने जब से उन्होंने शुरू किया, जबकि बल्कि कप्तान भी होते थे क्रिकेट में, कि वो किसी का मशवरा सुनते हैं। देखिए, सियासत जो है ना, हार्डकोर सियासत, वो जज्बात पे नहीं चलती, वो हालात देख के चलती है। तो जो इस वक्त के हालात हैं, अगर खान साहब बाहर आना चाहते हैं, अगर खान साहब चाहते हैं कि उनके असीरान की रिहाई हो, और अगर खान साहब चाहते हैं कि 9 मई का जो अफरीत है वो उनके आगे से हट जाए, तो उनको इन मज़ाकरात में से तो नहीं मिलेगा, उसके लिए कहीं और मज़ाकरात करते हैं, और उन मज़ाकरात करने के लिए उनको तैयारी करनी है। दूसरी बात, ये जो मज़ाकरात है ये हुकूमत की कामयाबी है और अपोजिशन के बयानिए की नाकामी है। वो तो कहते थे हुकूमत के साथ बैठना नहीं है। तो मशवरा अगर उन्होंने लेना है तो मेरे जैसा कोई बुजुर्ग जो है वो उनको मशवरा देगा, देखिए जज्बात को छोड़ें, हालात को देखें, और वो वाली गलती ना दोहराएं जो आपने वहदतुल मुस्लिमीन, आपको याद है कि पहले उनसे बात हुई और फिर यानी सुन्नी इत्तेहाद में आपको जबरदस्ती करना पड़ा। आपके पास बहुत टाइम है, और एक ऐसे ही चांस लेने की बात है। पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं बैठते? आप JUIF के साथ बैठ सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठिए, और एक कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, और वो ये है कि वजीर आजम कोई और होगा। अगर आप इस कंप्रोमाइज में करते हैं, कम से कम आप बाहर आ जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप बाहर आ जाएंगे, बाहर आके दोबारा से आप यानी अपनी तहरीक कीजिए। लेकिन ये कहना कि सड़कों पे या इन मुज़ाकरात करके, नजम साकिब साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। कुछ बयान जब मैं सुनता हूं कि 2018 में हमारे साथ ज्यादती हुई थी, तो हमने उसका बदला के तौर पर हम देखते हैं कि कुछ लोग हुकूमत के ये कहते हैं कि जो हमारे साथ 2018 में हुआ था हमने इस दफा कर लिया। तो ये कोई टिट फॉर टैट तो नहीं है, ये तो मुल्क है। तो क्या इस बात पर राजी कर लेंगे कि 18 में ये हुआ था तो 23 में ये हो गया, तो चले मान जाएं, अब बराबर हो गया हिसाब किताब? देखिए, हमारे यहाँ सियासत में ये होता है कि अगर आप किसी को बताएं ना जी आपने ये गलती की है, तो वो कहेगा आपने भी तो गलती की थी। और हमें किसी अंग्रेज ने बता दिया था कि 2 wrongs don't make a right। अगर 2018 में किसी वजह से यानी कुछ हुआ ऐसा, को वोट शोट काउंटिंग शाउंटिंग ये वो, तो वो बात करते हैं जी आपके साथ वो हुआ, हमारे साथ ये हुआ। तो इन्हीं चक्करों में जो मेन चीज है वो निकल जाती है, और वो क्या है? इंसाफ निकल गया, सच की मौत हो गई, और अवाम जो है वो उसी तरह से यानी बैठे हुए हैं। यानी महंगाई है, बिजली गैस ये वो। असल में ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनका काम क्या है? क्या इनका काम है आपस में लड़ना और ये बताना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और किसने कहां से जाके मदद हासिल करके हुकूमत की? उनका ये काम है अवाम की खिदमत करना। आखिरी बात इस वक्त की, देखिए शहबाज शरीफ साहब इस वक्त है ना प्राइम मिनिस्टर, ये इन्होंने उड़ान पाकिस्तान और इस तरह के काम किए हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब
खान की हुकूमत आएगी या कोई और हुकूमत आएगी, उस वक्त ये क्यों नहीं बीच में आते, कि पाकिस्तानी क्यों नहीं बनते, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बन के ही काम क्यों करते हैं? इसका जवाब लीजिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक मामला जिसके हवाले से एक बड़ी तब्दीली सामने आई है वो पेंशन निज़ाम था, जिसमें नई एक तब्दीली लाकर एक नई स्कीम के अहम नकात सामने लाए गए हैं। एक सरकारी मुलाजमत कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर, उसमें एक फैक्टर ये भी होता है, एक पेंशन का जो निज़ाम होता है उसे होता है कि रिटायर्ड उम्र के बाद मेरा ख्याल रखने के लिए हुकूमत वक्त मौजूद होगी, तो इसलिए एक बड़ा अरसा फिर वो सरकारी पोजीशंस पे भी होते हैं और उसके और भी बहुत से बड़े फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो तब्दीलियां की गई हैं इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि मईशत के ऊपर जो बोझ पेंशन का है उसको कम किया जाए। इसी तरह बार बार ये दावे हम सुनते हैं, जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि हम अपने अखराजात कम करेंगे ताकि हम जो मईशत के ऊपर हमारा बोझ है उसको कम किया जाए, हम विफाकी वज़रा कम करेंगे। तो ये वो तब्दीलियां हैं जिसके बारे में कहा जाता है। तो फिर पेंशन के हवाले से जो तब्दीली कही जाती थी उसमें अब कमी देखी गई है, बाकी के हवाले से तो अभी हमें नहीं देखी गई। तो इस पर बात करते हैं। नजम साकिब साहब, ये जो तब्दीलियां आई हैं, ये जो कटौतियां की गई हैं, ये कितनी ज़रूरी थी और ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत थी? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जिन बड़े अफसरान ने अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मर्ज़ी से ये मंसूबा बनाया और उसको पूरा किया, उनको पेंशन की ज़रूरत ही नहीं होती। ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। कोई शख्स जो सरकार में है और उसको पता है कि पेंशन मिलेगी और पेंशन में गुजारा करना पड़ेगा, वो ये कर ही नहीं सकता। अब देख लेते हैं कि अच्छा, अब उन चंद अफसरों की मैं बात नहीं कर रहा, उन पे तो अल्लाह का फजल होता है, वो यानी सर्विस के दौरान भी सर्विस के बाद भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता। पेंशन तो अक्सर लोग लेने नहीं जाते। देखिए हुआ क्या है, वो जो दो पेंशनें मिल रही थी ना, वो उन्होंने कहा जी एक पेंशन लेंगे आप। ये दो पेंशनें जरा वाज़ेह कर देते कि ये किस तरह होता है कि एक सरकारी नौकरी करने के बाद दूसरी सरकारी नौकरी की जाती है और फिर उसकी पेंशन भी मिलती है, ऐसा? जी 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 दूसरी सरकारी नौकरी की जाती है और फिर ये होता है, मसलन मिसाल के तौर पे फौज से शाह जमाल साहब आते हैं, यानी फॉरेन सर्विस में आते हैं, फौज से रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद उनकी पेंशन शुरू हो जाती है। इधर वो फॉरेन सर्विस में आते हैं, फॉरेन सर्विस से रिटायर होते हैं तो इधर की भी पेंशन आती है। अब शाह जमाल साहब को ये करना है कि या तो फौज की लें, यानी वो जो है पेंशन, या फिर फॉरेन सर्विस से लें। तो उनमें उन्होंने एक कर दिया, जो कि अच्छा फैसला है। उसके बाद ये कि जो पेंशन की कटौती हुई है, मैं आपके सवाल को क्विकली ये नहीं करूंगा, पहले मैं जरा बता दूं अवाम को कि कितनी ज्यादती ये ऑलरेडी हो चुकी है। पहले पेंशन को यानी कैलकुलेट होती थी कि जो आपने आखिरी तनख्वाह ली है ना, उसकी बेसिस पे पेंशन आपकी कैलकुलेट होती थी। अब यह है कि 24 महीने यानी 2 साल का एग्रीगेट निकाला जाएगा, यकीनन कम होगा। इब्तदाई पेंशन का फॉर्मूला ही बदल दिया है, वो जो कम्यूटेशन होती थी वगैरह वगैरह। जो आज के बाद रिटायर होंगे ना, बॉटम लाइन बता दूं, जो आज के बाद रिटायर होंगे वो बहुत गरीब हो गए। बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, इनको पता नहीं है नौजवान अफसरों को और मुलाजमीन को कि उनके साथ कितना बड़ा हाथ हो गया। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ क्विकली कि क्या ये कटौतियां जरूरी थी? मेरे से पूछेंगे, मैं कहूंगा कतई जरूरी नहीं थी। फर्ज करें कि आपने इससे 50 अरब रुपए बचा लिए, क्या ये 50 अरब रुपए हुकूमत के अपने अखराजात कम करके नहीं मिल सकते थे? क्या टैक्स नेट बढ़ाने से नहीं मिल सकते? क्या सब्सिडियां आपकी खत्म करने से नहीं मिल सकते? और ये जो मराआत मिलती हैं खामखा लोगों को, ये जो कर्जे दिए जाते हैं, जो कर्जे माफ किए जाते हैं, ये सारा कुछ नहीं हो सकता था? ठीक है, इससे पैसे बचेंगे फ्यूचर में, और उस वक्त पता नहीं कौन प्राइम मिनिस्टर होगा और कौन, लेकिन जो रिटायर होंगे वो इसको देखेंगे। देखिए पेंशन, या आपने जो कहा ना कि हुकूमत पे एतबार होता है कि हुकूमत ख्याल करेगी, ऐसा नहीं है। ये पेंशन जो है उस आदमी की 35 साल 40 साल की कटौतियां हुई भी हैं। हर महीने वो अपनी तनख्वाह में से पैसे कटवाता है, तो ये उसका हक है, ये उसके अपने पैसे हैं। और अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है, अब तो हो चुका है, आप बराह करम एक काम और कर लीजिए। वो जो खरबों रुपए का घपला हुआ था पेंशन फंड में, जरा उसको भी देख लेते हैं कि उसका आपने क्या सोचा है। क्या उन लोगों से वापस लेंगे पैसे आप,
या कोई नैब वगैरह जो है वो ऑलरेडी कोई हिसाब किताब कर चुकी है, उनको पकड़े ना, उनको पकड़े तो आपको ये शायद करने की जरूरत ही पेश ना आए। राव साहब, हुकूमती अखराजात में कमी की बात की जाती है, फिर हम कर्जे लेकर मुल्क चला रहे हैं, वहां पर कर्जे से ही हम पेंशन्स भी दे रहे हैं, तो आप इस फैसले को कैसे समझते हैं? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जो है ना वो गैर ज़रूरी किस्म का है और बेजा किस्म के ये इक़दामात हैं। IMF से आपने जो एग्री किया है वो हुकूमत का साइज़ छोटा करने का आपने किया है। वज़ीर तो आप कम नहीं कर रहे, वजारतें आप कम नहीं कर रहे, अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी वो आप कम नहीं कर रहे। आपको पता है छोटे से छोटे अफसर का जो पूरा रिहाइश, अखराजात, गाड़ी, पेट्रोल और उसका पैराफर्नेलिया, उसके दाएँ बाएँ जो होते हैं कारिंदे, वो कितना बड़ा यदि बनता है जाके अल्टीमेटली। तो ये एक बिल्कुल बेफजूल किस्म की एक्सरसाइज है और ऐसे ही पता नहीं किसको, शायद IMF को दिखाना चाहते हैं हम ये करने जा रहे हैं। फिर पेंशन की जो, जैसे नजम साहब जो कटौती होती है वो इन्वेस्ट होती है और उस पर इदारे प्रॉफिट्स कमाते हैं। फिर एक EOBI के जरिए इमरान खान के दौर में हेड कर रहे थे, पेंशन फंड के ऊपर एक बहुत काम हो चुका है, वो पूरा मंसूबा मेरा ख्याल है तैयार पड़ा है। उसकी इन्वेस्टमेंट करके आप वो सेल्फ जनरेटिंग किस्म की एक चीज़ हो जाएगी, उस पर हुकूमत को कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उनके वो मल्टीप्लाई होते चली जाएंगे। दूसरी बात यह, हर हुकूमत ने बेजा भर्तियां की हुई हैं, जहां 10 बंदों की जरूरत है वहां 100 बंदे भर्ती किए हुए हैं, तो वो रिटायर होकर उन्होंने पेंशन भी लेनी है। एक तो आप हुकूमती अखराजात बढ़ाए हुए हैं, उसके बाद जाहिर है आप फिर जब वो रिटायर होंगे पेंशन लेनी। कभी किसी ने सोचा है कि इन बेजा भर्तियों से क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर को आप क्यों नहीं इनकरेज करते? प्राइवेट सेक्टर को आप क्यों नहीं कहते कि वो करें? जॉब जनरेशन प्राइवेट सेक्टर में होनी चाहिए। हुकूमत या हुकूमती इदारों में आप जॉब को सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर बन के बैठा हुआ है पिछले 50, 60, 70 साल से, तो उसका नतीजा यही निकलना था अल्टीमेटली। तो थोड़ा सा सेन अप्रोच लेने की जरूरत है। पेंशन फंड कायम करें, उसकी इन्वेस्टमेंट करें, उसके अंदर से खुद ब खुद आएगी, हुकूमत को पैसे ही नहीं देने पड़ेंगे, शायद हुकूमत उसे प्रॉफिट भी कमा ले। साकिब बशीर साहब, ये फरमाइएगा, मैंने जो इंट्रो में बात की थी कि बहुत से लोग सरकारी नौकरी का इंतखाब भी इसी वजह से करते हैं, और सरकारी नौकरी के अंदर हम देखते हैं कि जिस किस्म के टेस्ट होते हैं वो पास करना जो है एक काबिल शख्स ही उसको पास कर सकता है। तो आपको लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो लूज होगा इस किस्म के फैसलों के बाद? एक तो जो सरकारी नौकरी लोग करते हैं वो जिस तरह बात की गई कि पूरा अगर 30-35 साल गुजारने हैं तो अपना फ्यूचर जो है वो उसी के साथ लिंक कर रहे होते हैं कि फ्यूचर चलें सिक्योर हो जाएगा किसी न किसी हद तक, तो वो उनके लिए रखा जाता है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो है इस किस्म के इक़दामात उनको, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं और बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे वो कटौतियाँ भी कर सकते हैं, कर भी सकते थे। ख़ास तौर पर जो अभी फेडरल कैबिनेट की बात है, तो काबीना का साइज तो आप बढ़ा रहे हैं, सियासी बुनियादों पर ये खबरें आ रही हैं कि आप जो है वो उस साइज को जो बढ़ा रहे हैं। आपके जो प्रोटोकॉल पे जो खर्चे हैं वो तो जू के तू ही हैं, आपके बाकी जो अखराजात हैं वो जू के तू ही हैं, उनकी तरफ नहीं जा रहे। अब ये जो इन्होंने इकदाम किया है इसको IMF के साथ जोड़ा जा रहा है कि IMF की जो शर्त थी हमने पूरी कर दी और इस पेंशन इस्लाहात जो है वो की जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि एक तरफ तो आप जो सरकारी नौकरियों के लिए लोग, वैसे भी हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो भी बहुत ज़्यादा है। अभी तो ऑलरेडी जो सरकारी इदारे हैं वो भरे हुए हैं। पहले जो हमने बात की थी जो नजकारी वाली, तो उसके पीछे भी वजह तो वही है ना कि आपके जो जहां पे 200 लोगों की जरूरत है वहां पे 1000 बंदा जो है मौजूद है। ये इस किस्म की सिचुएशन है। तो इस किस्म की सूरत हाल में उन इदारों में बुनियादी इस्लाहात की जरूरत है, नजकारी की जरूरत है। चे जाए कि आप एक बंदा जो है वो 40 साल जिसने दिए हैं एक जगह पे और उसने और कोई काम भी नहीं किया, इसी के साथ लिंक है, तो उससे जो है वो कटौतियां करके आप थोड़ा करके जो है वो अपने जो शाह खर्चियां हैं वो बढ़ाते रहें, वो कायम रखें और उसमें जो है वो कटौतियां कर दें। नईम साकिब साहब, यही सवाल अगर मैं आपकी तरफ लेकर आऊं कि लोगों का क्या इंटरेस्ट इस किस्म के फैसलों से लूज होगा सरकारी नौकरी के हवाले से, या क्योंकि मुल्क के जो फैसले बड़े तौर पर इंतजामी फैसले किए जाते हैं या जहां पर प्लानिंग की जाती है वो यही सरकारी अफसरान करते हैं और हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, आज भी थोड़ी देर कबल ये जिक्र हुआ, तो फिर वहां पर इंटरेस्ट लूज होगा? इंटरेस्ट तो लूज ऑलरेडी हो चुका है और उसमें ये पेंशन यूं समझिए कि ताबूत की आखिरी कील है। वो जो एक इनडिफरेंस है ना, वो जो एक लाताल्लुकी है, वो तो आपकी ब्यूरोक्रेसी में पिछले अगर आप 20 साल देखें तो कौन इसको तवज्जो से काम कर रहा है, कोई इनमें से सरकारी मुलाजमीन में से। बदकिस्मती ये है कि सरकारी मुलाजमीन सड़कों पे नहीं आते उस तरह से ना, यानी पूरा कभी कभार को क्लर्क्स वगैरह भाई आ जाते हैं,
वरना इधर तो अगर उनको पता, इन नौजवान अफसरों को अगर ये पता लगे ना उनके साथ ये हो क्या गया है और कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, अभी तो उनको तनख्वाह मिल रही है, कि जब वो रिटायर होंगे तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा और कितनी बड़ी कटौती हुई है, तो हो सकता है वो सड़कों पे आने का सोचिए। लेकिन सरकार का, अगर आप सरकार के मुलाजिम हैं तो आप सिर्फ दिल में ही रख सकते हैं, सड़कों पे नहीं आ सकते। राइट, हमारे नाजरीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आ रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।